ओके सर, ये अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके, यस, कम ऑन टॉपिक. नाउ some other properties. तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर. इन मेटल्स का बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे स्ट्रक्चर मीन्स जैसे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, और उसी तरह से इनका स्ट्रक्चर आपको बताना है कि वो कैसा होता है. ओके, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा अगर हम थर्ड सीरीज की बात करें. 3D सीरीज का मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक. इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा कि जो स्कैंडियम और टाइटेनियम होता है, इनका स्ट्रक्चर HCP होता है. HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. जो वेनेडियम और क्रोमियम होता है, इसका स्ट्रक्चर BCC होता है. मैग्नीज का स्ट्रक्चर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो कैसा होगा? HCP स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह से आयरन जो है बेटा, वो इसका स्ट्रक्चर BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग. कोबाल्ट, निकिल और कॉपर का स्ट्रक्चर CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है. और जिंक का देखोगे X लिखा है, यानी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, और इसका भी स्ट्रक्चर HCP में होता है. एक चीज ये ध्यान देना कि मैग्नीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों में देखोगे तो क्या लिखा है? X. ओके, किसी स्पेशल स्ट्रक्चर को ना दे करके नीचे स्ट्रक्चर दिया है, बट उसके पहले मैग्नीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें X लिखा है, और नीचे देखोगे उसमें बताया है कि X का मतलब होता है टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर. इसका मीनिंग क्या हुआ कि टिपिकल मेटेलिक मीन्स जो जनरल मेटल है. जनरल मेटल जैसे आपके सोडियम, पोटेशियम वाले होते हैं, लोकल जो मेटल हैं, यानी जिनका जो बॉन्ड है, स्पेशली जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करो तो वहां पर क्या आता है? जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो किसके कारण से है? केवल यस इलेक्ट्रॉन के कारण से है. डी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. बॉन्ड का मतलब कि जो डी ओवरलैपिंग करके वो बनाता है. तो चूंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी में केवल और केवल एस इलेक्ट्रॉन के कारण से मेटेलिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए वहां पर जनरल या टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर कहा गया है. यानी टिपिकली जो जनरल मेटल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम या एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, उनकी तरह का होता है. इसमें किसी तरह का डी ओवरलैपिंग नहीं होती है, फिर भी HCP स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. इसी तरह से मैग्नीज में लिया गया है. क्यों एक्सेप्शनल बिहेवियर? क्योंकि D5 कॉन्जुगेशन होता है, और आपको हमने बताया है कि डी स्टेबल कॉन्जुगेशन एक्वायर करने के कारण से जो बॉन्ड या डी ओवरलैपिंग की टेंडेंसी होती है, उसमें ये रिलेक्टेंस मीन्स अनिच्छा शो करता है, यानी फुल इंपैक्ट के साथ ओवरलैप नहीं करता है. ओके, फिलहाल ये इनके स्ट्रक्चर होंगे. HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है. ये इनके मेटेलिक स्ट्रक्चर होते हैं. अदर जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं जनरल, जो 6, 7, 8 में पढ़े हो, वो आपको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है. वो चीजें आपको पहले से ही नॉलेज है, और यहाँ पर इसका कोई यूज भी नहीं होता है. जैसे आपने पढ़ा है कि इनमें मैलिबिलिटी होगी, गुड कंडक्टर होंगे, डक्टिलिटी पाई जाएगी, इसके अलावा सोनोरस होता है ना. ये सब चीजें जो जनरल चीजें हैं, ये चीजें आप लोग जानते ही हो. क्यों गुड कंडक्टर होते हैं? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. इसी तरह से जो है लक्ष्य क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्साइट करके, आगे की बात करूं तो क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं और उस कलर की वेवलेंथ को छोड़ते हैं या लाइट को छोड़ते हैं, जिससे हमें वो कलरफुल दिखाई देता है, यानी उसके ऊपर शाइनिंग होती है. उसी को हम मेटेलिक लक्ष्य बोलते हैं. ठीक ना. मेटेलिक साउंड क्यों क्रिएट होगा? पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, फिजिक्स पढ़े हो. और इसी तरह से जो है, जो
डक्टाइल होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इसलिए क्या होंगे, डक्टाइल होंगे, मेलिएबल होंगे। ये सब इसकी जनरल प्रॉपर्टी है जो 6, 7, 8 पे पढ़े हो, यहाँ उसका कोई लेन देन नहीं है। बट अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे चलते हैं हम लोग। नाउ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आर सिंपली रेडियस। रेडियस, एक चीज ध्यान देना बेटा, जैसे हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो हम मेन अपना फोकस किस पे करते हैं, डाउन द ग्रुप पे। लेकिन यहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो हम किस पे फोकस करेंगे, लेफ्ट टू राइट इन ए सीरीज। क्यों, हमको कि, या पीरियड में कह सकते हो, सीरीज में कह सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो कंप्लीटली वो डी सबसेल को कंप्लीट करेगा, जैसे 3D है या 4D है या 5D, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। और दूसरा सबसे मेन कारण है, हमारे सिलेबस में केवल 3D सीरीज को इंक्लूड किया है और कंपेयर करने के लिए कहा है कि हमको इसको 4D और 5D सीरीज से कंपेयर करना है, ठीक ना। फिलहाल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, तो रेडियस में बात करते हैं तो क्या होगा बेटा कि इन सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो बेटा, S2 के लिए हमने बताया 4s होगा और D क्या होगा, 3D होगा सभी में। S2 D1, S2 D2, S2 D3, S1 D5, S2 D5, S2 D6, S2 D7, S2 D8, S1 D10 एंड S2 D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब अदर प्रॉपर्टी देखो बेटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन सीरीज जाते हैं, इसमें क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है डी सबसेल में। फिर भी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, जिससे एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है। यानी in a period or in the 3D series, due to increase in the atomic number, nuclear force of reduction is increases, so the atomic radius of these element is decreases from left to right. Okay, however there is some anomalies, like you can see from the data तो हमें लगता है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिलहाल आप समझ लो। फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, यहां तक बेटा क्रोमियम तक क्या होता है, डिक्रीज करती है। ओके, क्रोमियम तक रेडियस डिक्रीज करती है बेटा, बट आप देखोगे तो फ्रॉम मैग्नीज टू कॉपर the radius is approximate. ओके, डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना। ओके, फिलहाल बेटा यहां पर अगर आपको हम डेटा की दिया सर, दिया है तो अच्छी बात है, दिया है। तो देखो मैग्नीज से आप कॉपर तक जाओ तो रेडियस देखोगे तो सीधा क्या है, 125 पिकोमीटर, 125 किलोमीटर, या 126 है, 125 है, 124 है। मतलब यानी कि मैग्नीज से लेकर के कॉपर तक अगर डेटा देखोगे आप ऑलमोस्ट सेम कह दोगे चल जाएगा, बट मैं डेटा की बात करूं तो 126 से लेकर के 124 तक कॉपर आता है रेडियस में। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन रेडियस में जो चेंज आया है ओनली 3 का, 126, 125 एंड 124। और उसमें भी देखोगे दो दो एलिमेंट का रेडियस क्या है, 125 है या 124 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ता है, फिर भी जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, इसका रीजन थोड़ा समझ लो। इसका रीजन ये होगा बेटा कि ऑल दीज इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द डी सबसेल। और यहां पर देखोगे तो एक चीज और ध्यान देना
कि इधर से इलेक्ट्रॉन की क्या शुरू होगी, पेयरिंग शुरू हो जाती है। ओके, यानी इलेक्ट्रॉन जो है सेम डी सबसेल में इंटर करते हैं, एक रीजन जान लो। दूसरा, डी सबसेल का सील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम सबसेल यानी डी में ही इंटर करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स को सील्ड करने का प्रयास करते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, जिससे जो इंक्रीज इन न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और जिससे रेडियस लगभग सेम होती है। एक चीज, दूसरा एक चीज और रीजन है बेटा कि केवल 1 पॉइंट का इंक्रीज हो रहा है और सेम सबसेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दूसरा, केवल पेयरिंग हो रही है, और इसके कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है पर्सनल उसका, और जो सील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन द्वारा वो न्यूक्लियर फोर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है, काउंटर करता है, जिससे रेडियस लगभग सेम होती है। ओके, और देखो बेटा यहां पर क्यों बढ़ती जाती है क्रोमियम तक अगर बात किया जाए, यहां देखोगे जो इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं वो न्यू जो है डी सबसेल में डी सबसेल के न्यू ऑर्बिटल में जा रहे हैं सभी, D1 में है, D2 में है, D3 या D5 में है, लगातार डी के ऑर्बिटल भर रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, उसी ऑर्बिटल में है केवल पेयर अप कर रहा है, ठीक ना, उसके कारण से वहां पर वो इफेक्ट आ रहा है, सील्ड कर दे रहा है और वो रेडियस लगभग सेम हो जा रही है। ये रीजन आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको हम दमदार चीज लास्ट वाली बताते हैं। इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनमें इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड द रेडियस इनकी सबसे क्या होनी चाहिए बेटा, छोटी होनी चाहिए, बट द रेडियस ऑफ जिंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाई द रेडियस ऑफ जिंक इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड, या व्हाई एट द एंड ऑफ ईच सीरीज द रेडियस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? चाहे सीधे से पूछ ले व्हाई द रेडियस ऑफ जिंक इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है व्हाई एट द एंड ऑफ ईच डी सीरीज द रेडियस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड। रीजन यही बता रहा है, क्या होगा, ड्यू टू कंप्लीट सेल कॉन्जुगेशन, दैट इज S2 D10 कॉन्जुगेशन, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। एक लाइन में कहो तो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और ये रिपल्सन क्यों क्रिएट हुआ, ड्यू टू S2 D10 आर कंप्लीट सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बताओगे, द रेडियस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू स्टेबल कॉन्जुगेशन, दीज हैव स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लियर? ये आएगा रीजन। अब देखो बेटा डाउन द ग्रुप में चले जाओ। सील्डिंग इफेक्ट भी तो बोल सकते हैं, सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन जब बेटा दो इफेक्ट एक साथ काम करें तो सीधा सा रूल है, जो दमदार होगा, जो डोमिनेंट होगा, वही क्या होगा, रिजल्ट देगा, उसी से हमें पता चलेगा, रिजल्ट में आएगा। जो बेचारा कमजोर है वो वहां पर काउंटर कर दिया जाता है। काउंटर माने उसका खत्म हो जाता है, मार दिया जाता है। ओके, तो पुलिस वाली भाषा में काउंटर है, देखोगे क्राइम अलर्ट वगैरह देखते होगे तो ज्यादा उसमें दिखता है। फिलहाल जिंक, कैडमियम और मरकरी में क्या होगा बेटा, सीधा जान लो कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ता ही है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा स्ट्रांगर है देन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ एक्शन, और इसके कारण से रेडियस उसकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, अब देखो बेटा डाउन द ग्रुप अगर जाओ तो स्कैंडियम के बाद कौन सा आएगा, इट्रियम 39 एंड लैंथेनम 57। जरा रेडियस का इनके आंकड़ा देखो तो, देखो 162 पिकोमीटर, 180 पिकोमीटर और 187 पिकोमीटर। आपको डेटा नहीं देखना है, आप केवल कम ज्यादा बताओगे, मैं आपको केवल समझाने के लिए यहां डेटा दिखा रहा हूं।
देखो इसी तरह से अब दूसरे परिवार में चले जाओ, यानी ये 4D सीरीज होगी और ये 5D सीरीज, और यहां पर बीच में आएंगे कौन से, लैंथेनाइड एलिमेंट। यस सर। अब इसके बाद देखो, टाइटेनियम के बाद इट्रियम के बाद जर्कोनियम, इसका एटॉमिक नंबर 40, इसकी जो रेडियस है बेटा 146 पिकोमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 160 पिकोमीटर, और यहां पर लैंथेनम के बाद हैफनियम है जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 72, और इसका रेडियस 159 पिकोमीटर। ओके, एक चीज ध्यान देना बेटा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, साइड बुक में रेडियस वेरी कर जाती है, तो जहां पर साइड बुक वेरी करती है मैं एनसीईआरटी को आपको भी सलाह दूंगा, एनसीईआरटी ही फॉलो करोगे, क्योंकि साइड बुक में इसकी रेडियस 158 पिकोमीटर दिया है हैफनियम की। ओके, लेकिन एनसीईआरटी 159 देता है, तो एनसीईआरटी इज द फादर ऑफ बुक्स, हम इसी को मानेंगे। ओके, फिलहाल यहां देखो बेटा तीनों का डेटा। चलो हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं, आपको अगले का बताते हैं। ये है वेनेडियम, इसकी रेडियस होती है 34 का हो 134 34 है 39 है, 34 पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा है, पीरियडिक बुक टेबल में में दिखा रहा है, 35, बुक में बुक में 35 130। एक्चुअल में है हाँ। क्या बेटा, साइड बुक में यहां भी वेरी कर रहा है, साइड बुक में 137 दिया है, ठीक, और बुक में आपके 35 दिया है ना एनसीईआरटी में, तो ये वेनेडियम का 135 पिकोमीटर। हम बेटा कंपेयर करने के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम एक नई चीज इसमें आपको बताएंगे जो दिया है। इसके बाद आप अगर आ जाओ तो जर्कोनियम के बाद क्या होगा, इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबोलियम, ये 41 एटॉमिक नंबर, इसका रेडियस होता है 146 पिकोमीटर है। ये करेक्ट डेटा है साइड बुक और आपकी बुक दोनों में। और हाइफनियम के बाद आता है टेंटेनम, इसका है 73 और इसका भी 146 पिकोमीटर है। आगे जाओगे नाइबोलियम के बाद मॉलिब्डेनम में, तो उसका 139 है और इसका सीधा 139 अगेन हो जाएगा टंगस्टन में, है ना। नाइबोलियम के बाद अगर हम मॉलिब्डेनम में जाएं, पूरे का दिखाने लगेंगे तो क्या फायदा, आप भी उसमें कंफ्यूज हो गए, सीधा हमको एक दो डेटा से मतलब था। यहां देखो बेटा, डाउन द ग्रुप अगर बात करोगे तो डाउन द ग्रुप सीधा सा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, रेडियस क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज करेगा। यार ये तो समझ में आता है, बड़ा लोकल चीज है। अब इसमें दमदार चीज हमको क्या देखना है, नई चीज देखो बेटा, 3D सीरीज में ये क्वेश्चन आता है। आप क्या देख रहे हो, एक डेटा केवल देखो, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाइफनियम में। ओके, तो द इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम 3D टू 4D इज लार्जर, 46 से 60 हो गया, है ना, 35 से 46 हो गया। तो the increase in radius from 3D to 4D element is larger, while the increase from 4D to 5D is नेगेटिव और स्मॉलर। आप सीधा बोलेंगे वेरी स्मॉल, या सीधा सा ये कहा जाता है कि द रेडियस ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। और सेम कौन कहे, किसी किसी डेटा में आगे जाओगे, आगे वाले एलिमेंट को ले ले तो एक पॉइंट कम हो जाता है। आवाज अब आवाज जा रही है, हेलो, अब आ रही। हाँ देखो बेटा, यहां पर देखो ज्यादा कौन कहे, यहां तो कम है, और साइड बुक मान लेते 158 दिया है, 159 एनसीईआरटी में दिया है, साइड बुक में तो 158 ही दिया है। तो यहां देखो बेटा, जो कौन सा ज्यादा कहे यहां तो कम हो गया। क्वेश्चन यही आता है बेटा, पहले क्वेश्चन समझ लो तब हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द रेडियस ऑफ 4D एंड 5 एलिमेंट इज 4D एंड 5D एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सेम, एक क्वेश्चन। दूसरा ये होता है कि व्हाई द रेडियस ऑफ व्हाई द
difference in the radius of 3D and 4D element is very large, while the radius of 4D and 5D element is almost same. यानी दोनों में हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे या हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, दोनों को हम समझाएंगे आपको अलग अलग, दोनों क्वेश्चन को फिर रिलेट कर देंगे. पहले तो ये आप देखोगे कि वाई द रेडियस फ्रॉम 3D to 4D, if you move, so then radius is increases. Okay, yeah, why the large difference in the radius of 3D and 4D element? ऐसा क्यों है? तो सीधा सा आपने क्या पढ़ा, पहले हम केवल इसी पॉइंट को देखेंगे, नीचे वाले को भी छोड़ दो आप. सीधा सा आपने क्या पढ़ा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, यस का मैक्सिमम होता है, देन पी का होता है, देन डी का होता है और देन एफ का होता है, पढ़े हो? यस सर. सीधा सा 3D to 4D जब जाओगे बेटा, तो these element have only up to D subcell, F subcell is absent, F subcell नहीं है यहां तक. क्लियर? इतना तो पता है. दूसरी चीज आप देखो, एटॉमिक नंबर में जो इंक्रीज है वो 18 का इंक्रीज हो रहा है, किसी भी एलिमेंट में देखोगे. ये भी क्लियर है? यस सर. अब देखो, तो सीधा सा क्या बोलोगे, एक down the group from 3D to 4D series, the radius of the number of cell of element is increases which have only S, P and D subcell due to the strong screening effect of S and P subcell. Okay, the radius of 4D element is larger, yeah, comparatively very large as compared to the 3D elements. Okay, यहां दो चीज बताओगे, सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है कंपैरेटिवली एस, पी और डी सबसेल का क्या है, लार्जर है. डी सबसेल का कंपैरेटिवली वीक होगा, लेकिन मेनली इसमें एलिमेंट जो है उनमें जो सबसेल है वो एस और पी जो है, इनका तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लार्जर है, जिसके कारण से क्या हो जा रहा है कि इनमें जो है न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज कर जाता है और रेडियस इंक्रीज कर जाएगी. क्लियर? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें लार्ज है, सीधा बताओगे, जिसके कारण से रेडियस में डिफरेंस आ जाएगा, यानी लार्ज डिफरेंस होगा. ओके, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ सेल बढ़ा, और चूंकि एफ सबसेल नहीं है तो एसपीडी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिवली, और जिसके कारण से रेडियस जो है वो लार्ज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. ठीक, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर. यहां से एक चीज, अब नई चीज देखो. अब अच्छा एक चीज देख लो बेटा, जहां एफ सबसेल की अभी बात करूंगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ सबसेल का बताएंगे हम लोग, और दूसरा इसी को एक नया वर्ड आएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ये लेंथेनाइड एलिमेंट जब पढ़ोगे तो वहां पर भी पढ़ोगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज किया होगा. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अभी आप एक लाइन में जान लो, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका कई प्रभाव भी पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है. हम लेंथेनाइड एलिमेंट में डिटेल में जाएंगे, बट अभी यहां पर चूंकि नाम आया है तो आप जान लो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है. द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस as well as ionic radius of F block element due to poor shielding effect of intervening F subcell is known as lanthanide contraction. यह सीधा एक लाइन में यार जानो, सीधा क्या होगा, रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस ऑफ F block element, that is lanthanide element. और ये क्यों होगा, ड्यू टू पुअर shielding effect of F subcell is known as lanthanide contraction. आगे हम फिर आपको बताएंगे lanthanide जब पढ़ेंगे डिटेल में, बट क्या है, रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस, और क्यों होगी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल. ठीक ना? अब यहां पर एक चीज जब देखो, lanthanide contraction को हम छोड़ के बात करते हैं, केवल हम एफ सबसेल की बात करेंगे, वही चीज है, बट हम lanthanide contraction वर्ड यहां पर नहीं यूज करेंगे. क्या आएगा बेटा, देखो आप टाइटेनियम से जाओ तो टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम. ओके, इसमें जो है एटॉमिक नंबर देखो 22 में 18 और 40 के बाद सीधा 72 में, यानी 32 का डिफरेंस आ रहा है. क्यों? 18 एलिमेंट किसके आ गए, लैंथेनाइड एलिमेंट आ गए.
अरे सॉरी 14 एलिमेंट। क्लियर? तो इसके कारण से 32 का डिफरेंस आया। देख लो बेटा, एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस, यानी 32 का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 32 प्रोटॉन यहां पर बढ़े हैं, यानी न्यूक्लियस का फोर्स वेरी हाई हुआ है, वेरी लार्ज हुआ है। क्यों? वहां पर 18 प्रोटॉन बढ़ रहा था, एटॉमिक नंबर 18 का इंक्रीज कर रहा था, और नीचे वाले में 4d से 5d में कितने का इंक्रीज होगा, 32 का, यानी 32 प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स भी वेरी स्ट्रांगली इंक्रीज करेगा। एक चीज, यानी यहां न्यूक्लियस का फोर्स तो स्ट्रांग किया, लेकिन उसी मैनर में यह भी देखोगे कि जहां पर सेल थी, कम से कम एक सेल तो इंक्रीज की ही है, ये भी तो होगा। तो पंडित जी, yes, अरे भैया यहाँ 4d में था, 5d में गया, तो कम से कम यहीं से एक जान लो, है कि नहीं? हालांकि जब 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यस के किस में जाएगा, 6s में इलेक्ट्रॉन गया रहता है, ये जानते हो। एफ सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो 2 आगे एस में इलेक्ट्रॉन घुसा रहता है, 6s में इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5d में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब जाके 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक ना? इतना कॉन्जुगेशन पढ़ो ना बेटा। यानी कॉन्जुगेशन आपका 6s तक गया है, यानी 6 सेल तक कॉन्जुगेशन यहां पहुंचा है, और 4d में अगर है तो यहां 5 सेल तक इलेक्ट्रॉन है, यही तो होगा। yes, sir. और जबकि जो 5d में जाएगा तो यहां 6 सेल तक इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन पहुंचा होगा, यही तो होगा। क्लियर? अरे वैसे ही जान लो, एक यस तो ज्यादा होता है ना बाबू, तो 5 एक 6 तो हुआ है कि नहीं? n-1 होगा ना सर। n-1 है तो n को एक और ही बढ़ा लो, यानी 6 सेल तक गए, यानी एक सेल तो बढ़ा है, कहने का मतलब सीधा इजीली समझ लो, एक सेल बढ़ा, यानी कि कम से कम एक लाइन तो बढ़ी उसकी, 5 से 6 हुई कि नहीं हुई? 2 3 4 5 6 हो गया, मान लो बढ़ गया, तो निश्चित रूप से कुछ तो बढ़ा है, सेल बढ़ी है। लेकिन न्यूक्लियस का फोर्स चूंकि एटॉमिक नंबर में सीधा 32 का इंक्रीज किया, तो न्यूक्लियस का फोर्स भी वेरी स्ट्रांगली बढ़ा है, और न्यूक्लियस के फोर्स को सपोर्ट कौन कर दिया, इस सेल का एक गद्दार। ओके अरे ये मजाकिया है, इस सेल में गद्दारी कौन कर रहा है, कौन किया, इंटरवेनिंग एफ सब सेल गद्दारी कर रहा है। सेल में जो सेल बढ़ी है एफ सब सेल, चलिए अब गद्दारी वर्ड छोड़ते हैं, इसने क्या किया है कि इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, पुअर है बहुत और इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण से न्यूक्लियस का फोर्स क्या है, और ही ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ये समझा बेटा? तो क्या होगा, इन द 5d एलिमेंट, अब सीधा रीजन पे आओ, इन द 5d एलिमेंट लिखो, मतलब ही समझ लो प्रकृति क्या होगा, इन द 5d एलिमेंट्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इंटरविनिंग एफ सब सेल, ब्रैकेट में आप समझाने के लिए कह सकते हो लैंथेनाइड एलिमेंट, ये समझाने के लिए आपके लिए हो जाएगा कि एफ सब सेल किसके लिए हमने यूज किया, लैंथेनाइड एलिमेंट के लिए। ओके तो क्या होगा, इन द 5d सीरीज या इन द 5d एलिमेंट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एफ सब सेल, ब्रैकेट में लिख दो लैंथेनाइड एलिमेंट which have poor shielding effect. Due to this poor shielding effect of F sub cell, the radius of 4d and 5 element is almost same. Okay. अब इसको दूसरे रूप में अगर आपको इतना ना लंबा याद रहे तो क्या कह सकते हो सीधा, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ना याद रहे तो नंबर लेने में ये भी आपको हेल्प कर सकता है, ठीक ना। और हमें तो लगता है कि 80% आप सिलेबस पढ़ चुके हो इस समय, रफ्तार के हिसाब से जो दिख रहा है मुझे, केवल 80 नहीं तो 75% पढ़ चुके हो आप लोग। तो याद होगा मैंने एक भेजा है सैंपल क्वेश्चन पेपर, हल करना, अगर उसमें कोई दिक्कत हो, जो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है या जो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया उनको छोड़ देना, रिमेनिंग सॉल्व करते रहो और बताना उसमें कोई दिक्कत हो। फिलहाल इसमें देखते हैं तो क्या होगा बेटा, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपको लंबा ना याद रहे आप सीधा वर्ड यूज करोगे ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करोगे, अदरवाइज बताओगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिडक्शन इज वेरी स्ट्रांग इन द 5d एलिमेंट एंड सो
द रेडियस ऑफ 4d एंड 5d एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। आ जाएगा बेटा, किसी कोई कंफ्यूजन? बोलो सर बस इतना नहीं लिख सकते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग एफ सबसेल। कैसे? एफ सब सेल प्रेजेंट है तो एफ सब सेल में कौन सा है कारण, वो भी तो लिखोगे। वहां एफ सब सेल लिखोगे तो आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट लिखना ही है, ठीक ना? ओके सर। एफ सब भाई रीजन तो दोगे ना, एफ सब सेल प्रेजेंट है तो अगला कह दिया तो एसपीडीओ तो पहले प्रेजेंट था, तो उसका रीजन तो हमको बताना पड़ेगा ना, क्यों है कि नहीं? नेक्स्ट है बेटा, तो ये रेडियस में है आयनिक रेडियस। एक मिनट, आयनिक रेडियस बेटा सेम ट्रेंड फॉलो करेगा, जिस प्रकार से जो है एटॉमिक रेडियस ट्रेंड कर रहा है वैसे आयनिक रेडियस भी ट्रेंड करेगा। और एक चीज आपको बता दें कि आप सीधा सा इतना तो पढ़े ही हो कि जब आयनिक रेडियस होगी तो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन एटॉमिक रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल हैं और जब आयन बनेगा तो क्या बनेगा, कैटायन, मेटल है कि नहीं? हाँ, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, कैटायन बनेगा। कैटायन की रेडियस क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना? अब बोलो क्या कह रहे थे, बोलो सर। स्क्रीन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक ही ना होता है लगभग, मतलब एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? अरे स्क्रीन आर शील्डिंग इफेक्ट वर्ड यूज ही किया जाता है बाबू। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, ढाल, और शील्ड माने भी ढाल ही होता है, ठीक ना? दोनों का मतलब एक होता है, तो कहने का केवल ये है कि स्क्रीन आर शील्डिंग इफेक्ट, आर वर्ड यूज करके ही किया जाता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन सेम इसी ट्रेंड में रहेगा, इनको मिटाना ठीक नहीं जब तक हम लोग पढ़ते रहें। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, जनरली हमने पढ़ा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर? और सीधा सा याद हो 11th का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी मेनली किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन का मतलब कि उसका स्टेबल कॉन्जुगेशन है कि अनस्टेबल कॉन्जुगेशन है, याद है? और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर देखोगे, नंबर ऑफ सेल देखोगे, है कि नहीं? और चूंकि एक ही बिरादरी के एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सेल इसमें सब में अधिक सेम है बराबर। फिलहाल जनरल ट्रेंड की बात करें तो चूंकि सीरीज है, पीरियड है, तो क्या होगा 3D सीरीज में आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और हम अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें बेटा, तो फर्स्ट में देखो स्कैंडियम से जाओगे तो देखो वैनेडियम तक लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसके कारण से आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो क्रोमियम है बेटा, ध्यान दो, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्रोमियम की कंपैरेटिवली लेस देन एक्सपेक्टेड होगी। बोलो क्यों? क्योंकि ये एस इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देगा तो D5 यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर जाएगा, मिल जाएगा, यानी कंपैरेटिवली लो होगी। जी सर। फर्स्ट आगे देखो, लेकिन मैग्नीज में जाओगे तुरंत क्या हो जाएगी, लार्जर देन एक्सपेक्टेड हो जाएगी। क्यों? स्टेबल कॉन्जुगेशन S2D5 है। क्लियर? अब आगे बढ़ो, फिर से धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन कॉपर की क्या करेगी, फिर से बोलो, लेस देन एक्सपेक्टेड होगी, बोलो। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अरे भाई D10 का एक्वायर करेगा, स्टेबल कॉन्जुगेशन एक्वायर करेगा, तुरंत क्या करेगी, ये एस इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करेगा, यानी लेस देन एक्सपेक्टेड। बढ़ेगी, लेकिन हमने सोचा 100 बढ़ेगी, पता लगा वो 95 बढ़ गई, 92 बढ़ गई, ठीक ना? बढ़ेगी लेकिन लेस देन एक्सपेक्टेड होगी। बोलो सर, लॉस करेगा तो डी को ही ना करेगा, बाहर तो नहीं ना निकलेगा सर, फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं हम लोग कि इजीली लॉस करेगा? यस का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो डी में चला जाएगा ना सर? क्या जाएगा? एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा सर। एस का इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद डी में घुस जाएगा।
नहीं सर, जैसे बोलो। अरे जैसे S2 था सर, हाँ दोबारा S1 लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के टाइम? अरे यार, पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो लोअर एनर्जी लेवल से लॉस करता है। यस का एनर्जी लेवल लो है, तो कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, D10 कॉन्जुगेशन एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा, और यस का इलेक्ट्रॉन लॉस किया। बोलो सर तो इस टाइम S0 हो जाएगा ना? अरे उसमें तो कहना है, वो तो अपने आप ही S0 हो ही गया, डी में स्टेबल कॉन्जुगेशन एक्वायर कर लिया। यानी चूंकि स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है बेटा, इसके कारण से यस इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर देगा। लेकिन मैग्नीज के केस में हमने क्या कहा, नहीं लॉस करेगा इजीली, क्यों, पहले से ही स्टेबल कॉन्जुगेशन उसका है, ठीक ना। लेकिन अब लास्ट में अगर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई होगा जिंक का, क्यों, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेशन है S2D10। और सीधा सा ये कहो कि लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, जिंक, कैडमियम और मरकरी की, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्जुगेशन में है, सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेशन है। ओके, कोई दिक्कत किसी को बेटा, कोई कंफ्यूजन हो बोलो। हेलो सर, ये जो मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकल जो है सब सर, कोबाल्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर रहा है सर, कभी किसी का ज्यादा रह रहा है, कभी किसी का कम रह रहा है सर, बहुत ज्यादा। पर देखो सुनो, उसमें क्या है कि पहले जनरल ट्रेंड को समझो, वो वाले में एक चीज क्या आएगा, उसमें एक टॉपिक या एक वर्ड सुने होगे, उसमें एनसीईआरटी अगर पढ़ो या साइड बुक भी पढ़ोगे तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी वर्ड यूज कर रहा है, एक्सचेंज एनर्जी वर्ड यूज करेगा। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में आगे बता रहे हैं, पहले एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो तुम पढ़े हो उसको जान लो, क्योंकि उसमें एक वर्ड अगर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पढ़ रहे हो तो उसमें आगे लाइन ये भी लिखा है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, वो पढ़े हो कि नहीं वर्ड? नहीं सर, अभी नहीं। अरे तब कैसे पढ़ लिए, उसमें तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, साइड बुक में दिया है, दोनों में दिया है, कहीं बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं बाहर से बात कर रहा हूं उसकी। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर बता रहा हूं बेटा, पहले जनरल बिहेवियर तुम पढ़ लो जो पहले आज तक पढ़ते आए हो, ठीक। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कभी कभी क्यों हो जा रहा है मैं उसकी बात अभी करूंगा, ठीक। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में बेटा उसके पहले ये जान लो, पहले ये जितना बता रहा हूं इसको समझ लो। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में बता रहा हूं वो ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी कारण से होता है, ठीक ना, वो मैं बता रहा हूं, बट इसको पहले जनरल एक लाइन समझ लो। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को, बोलो। हेलो हेलो, यस सर, बोलो, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। देखो सीधा सा है, स्टेबल कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन जाएगा तुरंत बढ़ जाएगा। जैसे अब हम दूसरा आपको दिखाएं, अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो ये तो जानते हो कि फर्स्ट से अधिक रहेगा ही रहेगा, ये तो पढ़ो ना कि ऑलवेज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड, सेकंड इज लेस देन थर्ड, ये तो है ही है। लेकिन कभी कभी वेरी लार्ज इंक्रीज होगा, कभी कभी स्मॉल इंक्रीज होगा, किस पर डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पर। जैसे यहां देखो जो लार्ज इंक्रीज करेगा इन सब का ज्यादा होगा, जो वेरिएशन दिखाएगा हम उसकी बात कर लें। जैसे देखो क्रोमियम, क्रोमियम में D5 कॉन्जुगेशन है, स्टेबल है, इसका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होना चाहिए यानी लार्जर देन एक्सपेक्टेड आएगा, बोलो। D5 स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। लेकिन मैग्नीज में देखो मैग्नीज में पहले वाला लार्जर था, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, S1D5 होगा, तो S1 चूंकि अनस्टेबल कॉन्जुगेशन है कंपैरेटिवली, अब इसकी जो होगी लेस देन एक्सपेक्टेड हो जाएगी, बोलो समझ में आया? यस। अरे बाबू S1D5 होगा ना, एक वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो। हाँ सर। आगे देखो यहां पर तुम कॉपर में आओ, कॉपर का +2 के लिए